तो यही है गयासुद्दीन बलबन का मकबरा। यहाँ जितनी भी कब्रें हैं ये आप देख रहे हो, ये सारी की सारी कब्रें और ये मकबरे। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा गयासुद्दीन बलबन का मकबरा। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये बहुत सारे मकबरे हैं यहाँ पर बने हुए और यहाँ पर एंट्री नहीं है। तो मैं यहाँ पर ताला खुलवा कर और अंदर जाऊँगा और देख के आऊँगा ये मकबरे। गयासुद्दीन बलबन का मकबरा भी इसी के अंदर बना हुआ है और बहुत सारे मकबरे हैं इसके अंदर बने हुए। बाकी जगह जो है खौफनाक है, यहाँ पर आप अकेले ना आए, ग्रुप में आए। यही है मेन एंट्री गयासुद्दीन बलबन के मकबरे। आप देख सकते हो बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर कोई भी आपको इंसान या कोई भी जानवर देखने के लिए नहीं मिलेगा, बिल्कुल सुनसान और वीरान है। किसी ज़माने में गयासुद्दीन बलबन इतना ख़तरनाक और इतना भयानक बादशाह हुआ करता था कि इसने ज़िंदा लोगों के जिस्म से खालें उतरवाई हैं, उनको इतनी भयानक सज़ाएँ और इतनी क्रूर सज़ाएँ दी हैं कि जिसका नाम आपको हिस्ट्री की किताबें पढ़ेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। बहुत ही ख़तरनाक जगह है। आप चारों तरफ देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खंडर बन चुकी है ये जगह। अब हम मकबरे के अंदर जाएंगे, लेकिन मकबरे के अंदर जाने से पहले आपको बता देता हूँ कि इस मकबरे के बराबर से ही एक रोड गुजरता है और यहाँ से आप गाड़ियों की आवाज़ सुन सकते हैं। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं और बहुत सारी बातें हैं इस मकबरे के बारे में। चारों तरफ आप देखोगे तो यहाँ कोई भी नहीं है, सब वीरान एरिया है ये। और यहाँ के बारे में बहुत सी बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी अगर आप सर्च करोगे तो। इसको हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है और कहते हैं कि यहाँ पर जिन्नातों का बहुत ही तगड़ा साया है, यहाँ से खुशबुएं आती हैं। मतलब तरह तरह की बातें हैं यहाँ के बारे में। मैं तो अकेले आ चुका हूँ, लेकिन आप कभी भी यहाँ पर आएँ तो ग्रुप में आएँ। गयासुद्दीन बलबन ने अपने ख़िलाफ़ उठने वाले जितने भी उसके ख़िलाफ़ लोग उठते थे उनको ऐसी क्रूर सज़ाएँ दी हैं जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ग़ुलाम वंश का 10वां शासक है। और अब आप कहेंगे कि ग़ुलाम वंश का, यानी ग़ुलाम वंश भी कह रहे हैं और शासक भी कह रहे हैं, तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं बताता हूँ आपको। जब मोहम्मद गौरी ने महाराजा पृथ्वीराज चौहान को हराया था, यानी कि पहले जब इनका युद्ध हुआ था महाराजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का, तो उस टाइम पे मोहम्मद गौरी हार गए थे, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। और उसके बाद में दोबारा जब युद्ध हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गए थे। उसके बाद में उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक नामक एक ग़ुलाम को यहाँ पर शासक बनाया अपना, और वो वापस लौट गए। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहा 1206 से लेकर 1210 तक, और उनके बाद उनका बेटा आराम शाह बादशाह बना और उसका जो है 1210 में ही शासन ख़त्म हो गया, ज़्यादा दिन के लिए नहीं बना वो। और उसके बाद तीसरे नंबर के जो शासक थे वो थे इल्तुतमिश, जिनको ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क अल्तमश के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका 1210 से लेकर 1236 तक शासन रहा और उसके बाद फिर इनकी बेटी रज़िया सुल्तान बादशाह बनी। इसी तरीके से 10वां शासक ग़ुलाम वंश का गयासुद्दीन बलबन रहा है और बड़ा जालिम और क्रूर बादशाह बताते हैं इसे। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ यहाँ आप देख सकते हो चारों तरफ जंगल का एरिया है, ये चारों तरफ जंगल ही जंगल है और यहाँ कोई भी नहीं है, बिल्कुल मतलब वीरान जगह पर बना हुआ है ये मकबरा। और ये आप देख सकते हो ये पीछे मकबरा बना हुआ है, मैं इसको आपको अंदर से और दिखा देता हूँ। ये देखो, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी कब्र नहीं है और कब्र का कोई भी नाम निशान नहीं है यहाँ पर। दरअसल इसकी भी एक वजह बताता हूँ दोस्तों। बलबन ने एक प्रथा जारी की थी कि जब भी कोई बलबन के पास दरबार में आएगा तो पहले बलबन को सजदा करेगा, यानी उसके सामने झुकेगा और उसके कदम चूमेगा, और जो अपने आगे झुकाएगा किसी को और अपने कदम चुम्बाएगा, अल्लाह ताला देखो उसका क्या हशर कर देता है। आप देख सकते हो यहाँ उसकी कब्र का नामो निशान भी नहीं है। यहाँ बीच में इसकी कब्र होती थी, लेकिन ये जो कब्र आप देख रहे हो ये उसके बेटे की है, मोहम्मद की। उसका बेटा था मोहम्मद, जिसको मंगोलों से जंग में 1287 में इसको मार दिया था। तो ये वो है, उसकी कब्र है ये। बाकी यहाँ आप देख सकते हो कोई भी कब्र नहीं है उसकी। यहाँ बीच में कब्र हुआ करती थी किसी ज़माने में, लेकिन आज उसकी कब्र नहीं है। कहते हैं कि उसकी करनी के फल ही उसको मिले हैं। उसने अपनी ज़िंदगी में इतनी दरिंदगी दिखाई थी कि उसको जो है बिल्कुल उसका नाम और निशान भी मिट चुका है। गयासुद्दीन बलबन अगर आप किताबों में ढूंढोगे तभी आपको मिलेगा, वैसे आप कहीं पर भी इसका नाम और निशान तक बिल्कुल मिट चुका है। दिल्ली शहर के
मेहरौली इलाके में आर्कियोलॉजिकल पार्क के शुरू में ही, यानी पार्क से पहले ही ये साइड में जंगल बना हुआ है और उसी के अंदर ये है। और वहीं से बराबर से एक रोड गुजरता है जो आप गाड़ियों की आवाज़ें सुनते होंगे, लेकिन इस साइड में कोई भी नहीं आता है जहाँ पर गयासुद्दीन बलबन का मकबरा है। तो आप कभी भी यहाँ पर आएँ तो ग्रुप में आएँ, 2-4 लोगों के साथ में। अकेले आना यहाँ पर रिस्की है। बाकी अगर मैं आपको यहाँ की डिज़ाइनिंग दिखाऊं तो आप डिज़ाइनिंग देख सकते हो, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बस कुछ कुछ यहाँ पर अवशेष बाकी हैं और कब्र का तो नामो निशान है ही नहीं। और दूर से दूर तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देगा। इस मकबरे को देखकर एक सीख भी हासिल होती है कि जो लोग गुरूर में, घमंड में, सत्ता में सब कुछ भूल जाते हैं, वो इस मकबरे को देखकर याद कर सकते हैं कि इंसान की हैसियत क्या है। देख सकते हो आज यहाँ पर कोई आने वाला भी मैसर नहीं। जरम करम में आज मैं यहाँ पर आ भी गया हूँ, बाकी यहाँ पर मुझे तो लगता नहीं कोई आता हो। और सरकार का भी यहाँ पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं है जो सरकार यहाँ पर इसकी रिपेयरिंग कराए या इसका ध्यान रखे या इसकी रेनोवेशन का काम करवाए, क्योंकि ये जगह ऐसी है, आप देख सकते हो। अगर चारों तरफ आप देखोगे तो यहाँ कोई भी नहीं है, सब वीरान एरिया है ये। और यहाँ के बारे में बहुत सी बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी अगर आप सर्च करोगे तो। इसको हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है और कहते हैं कि यहाँ पर जिन्नातों का बहुत ही तगड़ा साया है, यहाँ से खुशबुएँ आती हैं, मतलब तरह तरह की बातें हैं यहाँ के बारे में। क्योंकि मसला जो है जिन्नातों का ही नहीं रहता है और हॉन्टेड एक्टिविटी का नहीं रहता है, मसला जो है ये भी है कि ऐसी जगहों पे चोर उचक्के भी बहुत होते हैं और मतलब इंसानी जान माल को भी ख़तरा है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है अकेले ना आए, क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत सी झाड़ियाँ देख सकते हो आप हैं, बहुत सी घास है। तो यहाँ जाना अंदर जो है मुमकिन नहीं है, क्योंकि इधर से कोई रास्ते वाला हिसाब दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर सीढ़ियाँ तो दिखाई दे रही हैं वहाँ पर सामने जाने के लिए ऊपर, लेकिन यहाँ बहुत सारी घास है। अब घास तो बहुत है और झाड़ियाँ भी बहुत हैं, लेकिन मैं ऊपर जाके ज़रूर देखूँगा कि ऊपर, क्योंकि ऊपर बहुत से पुराने पुराने मकबरे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और दूसरा रास्ता देखते हैं। बाकी इस तरफ रास्ता बना हुआ है, लेकिन उधर जाने का हिसाब पता नहीं कैसे बनेगा। देखता हूँ अंदर से कोई रास्ता हो तो इसमें से शायद रास्ता निकल आए। हाँ, यहाँ से है तो रास्ता। यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इस साइड में तो बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, तो यहाँ से हम, यह रास्ता साफ है, यहाँ से हम जा सकते हैं ऊपर। देखते हैं ऊपर क्या बना हुआ है। यहाँ पर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा कब्रिस्तान है और यहाँ पर बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं और पूरा वीरान एरिया है भाई। ये सब मकबरे बने हुए हैं पुराने ज़माने के। किसी ज़माने में ये सारे मकबरे बहुत शानदार हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो सब मकबरे टूट फूट चुके हैं, सिर्फ कुछ अवशेष बचे हैं। और ये जो आप मकबरा देख रहे हैं ये भी पूरी तरह टूट चुका है। ये सारा जंगल ही जंगल बन चुका है। देखो, किसी भी कब्र के ऊपर किसी का नाम लिखा हुआ नहीं है जो पहचान हो सके कि कौन सी कब्र किसकी है। तो यहाँ सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कब्रें हैं। सन 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश चला था, यानी 84 साल इन्होंने हुकूमत की और इनके बाद फिर खिलजी वंश आ गया और खिलजियों के बाद आया तुगलक वंश और तुगलक के बाद आया सैयद वंश और सैयद के बाद में आ गया लोधी वंश। और लोधियों को, यानी इब्राहिम लोधी आखिरी बादशाह लोधी वंश का, उसको हराया बाबर ने। उसके बाद आ गया फिर मुगलों का दौर। तो इस तरीके से ये
चला था। इस जगह के बारे में बहुत सी बातें हैं, जैसे कि मसलन यहाँ से लोग ये बताते हैं कि यहाँ से जो कब्रें बनी हुई हैं, ये कब्रें आप देख सकते हैं, बहुत सारी यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं और ये पीछे मकबरा है। तो कहते हैं कि यहाँ से जो है कब्रों से खुशबू, इस मकबरे से जो कब्र से जो खुशबू आया करती थी। बहरहाल मैं यहाँ पर आया देखने के लिए और इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए। हमें इतिहास मालूमात होना चाहिए, हमारा पुराना इतिहास जो है हमें पता होना चाहिए। तो यही है वो कब्रें जहाँ से रात को खुशबू आती है और इबादत की आवाज़ आती है। तो ये सारे मकबरे जो टूट चुके हैं, यही हैं वो मकबरे। और ख़ासकर जो खुशबू वाला मकबरा बताते हैं, वो गयासुद्दीन बलबन के बेटे मोहम्मद का मकबरा है वो, जहाँ से जो है रात को खुशबू आती है और इबादत की आवाज़ आती है, जहाँ जिन्नात भी इबादत करते हैं। तो ये जितने भी मकबरे आप देख रहे हो, ये सब 1206 से लेके 1290 के दरमियान, जो 84 साल में गुलाम वंश की हुकूमत रही, उस दरमियान जिन लोगों की मौत हुई थी उनके मकबरे हैं। और लगभग 800 साल पुराने मकबरे हैं ये सब। इन लोगों की कब्र के निशान तो अब भी मौजूद हैं, लेकिन गयासुद्दीन बलबन क्योंकि बादशाह था और बादशाह होने के बावजूद भी यहाँ पर कब्र का नामो निशान नहीं है। कहते हैं कि बद्दुआओं में गिरफ्तार बादशाह था ये और बहुत जालिम था। अब थोड़ी इतिहास के बारे में बात करते हैं। गयासुद्दीन बलबन जो है ये इलबारी कबीले से था और इसको मंगोलों के हमले ने, जब मंगोलों ने इसके कबीले पे हमला किया तो इसको ग़ुलाम बना लिया और ग़ुलामों के बाज़ार में इसको बगदाद में बेच दिया। वहाँ से एक शख्स ने ख़रीदा और दिल्ली के बाज़ार में ले आया। और उस ज़माने के जो बादशाह थे शमशुद्दीन अल्तमश, जिनको इल्तुतमिश कहा जाता है, उनको ग़ुलामों की ज़रूरत थी, 100 ग़ुलामों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने जो है बाज़ार से जाके जो कुछ ग़ुलाम ख़रीदे, तो वहाँ से ये भी उनके साथ में इसे भी वो ख़रीद के ले आए। लेकिन इसकी जहानत को देखते हुए उन्होंने इसको अच्छे काम देना शुरू कर दिए। शुरू में तो इसको सफाई सुथराई और घोड़ों को पानी वानी पिलाने के लिए रखा था, लेकिन बाद में इसको जो है इसकी जो पोस्ट थी वो बढ़ती चली गई और बढ़ते बढ़ते इसके तजुर्बे को और इसकी जहानत को देखते हुए इसको उन चहलगामी में शामिल कर लिया जो उन्होंने एक जमात तैयार करी थी 40 लोगों की, जिसको चहलगामी कहा जाता था, 40 सरदारों की, कि वो बादशाह के फ़ैसले लेने में उनकी मदद किया करते थे, यानी कि एक तरीके से सलाहकार हुआ करते थे। तो सलाहकारों की 40 लोगों की लिस्ट में इसको शामिल कर लिया। लेकिन वो चहलगामी जो थे, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए वो बादशाह पे ही हुक्म जताने लगे और वक्त के साथ साथ जो सारी पावर थी वो उन चहलगामी के पास, यानी उन 40 सरदारों के पास आ गई और बादशाह सिर्फ उनके हाथ की कठपुतली बन गया। उसके बाद उनकी बेटी रज़िया सुल्तान बादशाह बनी थी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अभी गयासुद्दीन बलबन की। बलबन जब 10वां शासक बना था तो सबसे पहले उसने ये सोचा कि इन चहलगामी को ख़त्म किया जाए, 40 लोगों को, क्योंकि ये लोग जो है किसी को भी बादशाह बनाते हैं और मार भी देते हैं। उन 40 लोगों के सरदार में से एक सरदार ने अपने बावर्ची का कत्ल कर दिया, सिर्फ इतनी सी बात पे कि उसने खाना अच्छा नहीं बनाया था, जायकेदार। उसने कोई खाना बनाने का हुक्म दिया और उसने खाना बढ़िया नहीं बनाया। उसने इसी बात पे अपने बावर्ची को कत्ल कर दिया उस सरदार ने। ये बात जब बलबन को पता चली तो उसको तो मौका चाहिए था। उसने फौरन उसको जनता के बीच में खड़ा करके और उसके जिंदा के शरीर से खाल उतरवाना शुरू की, बाजार में खड़ा करके। जब जनता ने ये देखा कि ये तो बड़ा गरीब और गरीब जनता का बहुत जो है भला चाहने वाला बादशाह है, तो उसने उसके सामने, पूरे भरे बाजार के सामने उस सरदार की खाल उतरवाई और खाल उतरवाने के बाद जो उसका गोश्त बता, उस गोश्त को एक बड़े कढ़ाव में तलवाया और तलवाने के बाद यहाँ तक ये कहते हैं, लिखा है कि उसी के परिवार वालों को, उस सरदार के, उसने उस गोश्त को खिलाया। यहाँ तक समझ। और इसी तरीके से एक दूसरे सरदार ने भी अपने किसी गुलाम को मार दिया था तो उसके कोड़े लगवाए और एक एक करके इसी तरीके से उसने जो चहलगामी के जितने भी मेंबर थे 40 लोग, उन सबको एक एक करके उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया और सारी पावर अपने हाथ में ले ली। और फिर उसने एक प्रथा जारी करी कि उसने अपने आप को कहा कि मैं खुदा की परछाई हूँ, यानी ज़िल्ले इलाही हूँ, और मेरे खिलाफ जो भी जाएगा वो सज़ा का हकदार होगा। यानी कि उसने अपने हुक्म को खुदा का हुक्म बताकर फरमान जारी किए और जो भी उसके हुक्म को ना मानता था वो उसको मरवा दिया करता था, बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत क्रूर सजाएं देके,
छोटी छोटी गलतियों की इतनी भयानक सजा दिया करता था गयासुद्दीन बलबन कि इंसान की सोच से भी परे होती थी वो। तो इस तरीके से उसने, इसी के साथ इसने 2 प्रथा और जारी की थी। जैसे ही कोई सुल्तान के सामने आएगा, यानी कि बलबन के सामने आएगा, तो वो फौरन उसके सामने झुकेगा। और दूसरे पाहबोस, यानी कि पैरों को बोसा देना, यानी कि पैरों को चूमना। तो आते ही दरबार में पहले तो इसके सामने झुकेगा वो, और फिर उसके बाद में बलबन के कदम चूमेगा। और एक इसने ये भी कहा था कि इसके दरबार में कोई भी हंसना नहीं चाहिए। अगर इसके दरबार में किसी की भी हंसी धोखे से भी निकल जाती या कुछ भी हो जाता तो उसके फौरन कोड़े लगते। इतना भयानक इसने जो है हिसाब किताब बना रखा था अपने दरबार का। इसका शासनकाल रहा 1266 से लेके 1286 तक, और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि 1265 से और 85 तक। वैसे इसकी मौत हुई 1290 में, और कुछ इतिहासकारों के मुताबिक 1287 में। बहरहाल 1290 में मान लेते हैं हम कि 1290 में इसकी मौत हो गई, और उसके बाद इसको दफन कर दिया गया, और आज इसका नामो निशान भी मिट चुका है। और इसकी मौत के बाद में फिर अगला सुल्तान बना सुल्तान कैकुबात। बहरहाल दोस्तों, वीडियो आपको ये कैसी लगी है ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो गया है। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।